हेलो एवरीवन। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी फिजिक्स के 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम के इस पेपर का सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, जो कि आज 2 मई 2025 को हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पेपर को सॉल्व करते हैं। इसमें पहला पूछा है द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज। तो फोटोन का रेस्ट मास जो होता है वो होता है 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बारयॉन। तो बारयॉन जो होते हैं वो ऐसे पार्टिकल होते हैं जो 3 क्वार्क से मिलके बने होते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो प्रोटॉन हो सकते हैं और न्यूट्रॉन हो सकते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी बता रहा है न्यूट्रॉन, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेप्टॉन। तो लेप्टॉन्स का जो एग्जाम्पल होता है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है। तो थर्ड का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ। तो प्रोटॉन जो होता है वो क्वार्क से मिलकर बना होता है 3 क्वार्क से, अप एंड डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 है इन न्यूक्लियर रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। मोमेंटम, चार्ज, सम ऑफ मास एंड एनर्जी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये तीनों के तीनों कंजर्व्ड होते हैं, इसलिए 5th का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो होता है पॉजिट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एसिलरेटर विच डज नॉट एसिलरेट इलेक्ट्रॉन्स। तो उस एसिलरेटर को हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं एसिलरेट करता है। 7th का आंसर हो जाएगा बी। साइक्लोट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को एसिलरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है जीएम काउंटर डिटेक्ट्स। तो जीएम का जो फुल फॉर्म है वो है गीगर मुल्लर, जिसकी स्पेलिंग होती है GEIGERMULLER। ये आयोनाइजिंग रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन में अल्फा और बीटा पार्टिकल्स आते हैं। तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 साइक्लोट्रॉन इज यूज टू एसिलरेट। तो साइक्लोट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एसिलरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्रोटॉन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है अ पार्टिकल एसिलरेटर इज अ मशीन टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ। तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकली चार्ज, बी है अनचार्ज, सी है न्यूट्रॉन और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। 10th का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एनर्जी जनरेशन इज स्टार्स इज मेनली ड्यू टू। तो स्टार्स में जो जनरेशन होती है एनर्जी की वो फ्यूजन की वजह से होती है, लेकिन इसमें फ्यूजन में भी 2 ऑप्शन दिया है, एक लाइट न्यूक्लियाई और एक हैवी न्यूक्लियाई। तो स्टार में जो एनर्जी जनरेट होती है वो लाइट न्यूक्लियाई के फ्यूजन से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सन ऑब्टेन्स इट्स रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम। तो सन का जो रेडिएंट एनर्जी है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि कौन कौन से एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं जो सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन का कारण होते हैं, जिनकी वजह से सन पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोला इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन C6 चेंजेस टू 5B प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस X। तो इसमें जो X होता है वो होता है न्यूट्रिनो। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सी। अगला है द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्रॉस सेक्शन इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बार्न। इसमें स्पेलिंग गलत लिखा है BORN, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है BARN बार्न। हिंदी में सही लिखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 द सेल मॉडल प्रेडिक्ट्स। तो सेल ऑप्शन ए है मैजिक नंबर, बी है चार्ज ऑफ द न्यूक्लियर, सी है नेगेटिव मोमेंट्स, डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ये इन सभी को प्रेडिक्ट करता है। अगला है इन लिक्विड ड्रॉप मॉडल द वॉल्यूम ऑफ एनर्जी टर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में जो वॉल्यूम एनर्जी होती है वो एटॉमिक मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 18, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय। तो रेडियो एक्टिविटी का जो डिस्कवरी हुआ था वो हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा 1896 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 19, द मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन ऑफ द फॉलोइंग इज। तो ए है गामा, बी है अल्फा, सी है बीटा और डी है एक्सरे। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन होता है, पेनिट्रेशन रेडिएशन, वो होता है गामा का। बाकी अल्फा बीटा और गामा में जो ऑर्डर होता है रेडिएशन का वो होता है सबसे कम अल्फा का, फिर होता है बीटा का, फिर सबसे अधिक होता है गामा का, और ये एक्सरे से ज़्यादा होता है गामा का। अगला है क्वेश्चन 20, न्यूक्लियर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, शॉर्ट रेंज, बोथ ए एंड सी। तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, तभी वो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखते हैं, और ये शॉर्ट रेंज के होते हैं, इनकी रेंज बहुत कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द एवरेज रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन इज। तो ड्यूट्रॉन का जो एवरेज रेडियस होता है वो 4.2 फर्मी होता है। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है फॉर बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। न्यूक्लियॉन्स के बाइंडिंग के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो मोस्टली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो 23 का ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर द न्यूक्लियर रेडियस इज। ये होता है R = R0 a⁴ 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस होती है वो होती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हॉल इफेक्ट इज ट्रू फॉर। तो हॉल इफेक्ट जो होता है वो मेटल और सेमीकंडक्टर दोनों के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ मेटल एंड सेमीकंडक्टर। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी गैप इन इंसुलेटर इज ऑफ द ऑर्डर। तो एनर्जी गैप जो इंसुलेटर में होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। इंसुलेटर में जो होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। सेमीकंडक्टर्स में जो होता है ये 0.7 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का होता है। और मेटल्स में जो एनर्जी गैप है वो होता ही नहीं, क्योंकि जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है वो आपस में ओवरलैप करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, एन इलेक्ट्रॉन इन अ सॉलिड मूव इन अ रीजन ऑफ। तो इलेक्ट्रॉन जो है सॉलिड में वो पीरियोडिकली वेरिइंग पोटेंशियल की वजह से मूव करता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इलास्टिक वेव्स इन क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फोनॉन्स। 29 का ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, फोनॉन स्पिन इज। तो फोनॉन का जो स्पिन होता है वो होता है 0। तो 30 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है ऑप्टिकल वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड इन। वाइब्रेशन ऑफ डायटोमिक लीनियर लैटिस, दूसरा है वाइब्रेशन ऑफ मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस। तो ये ऑप्टिकल वाइब्रेशन मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस में नहीं होते हैं, तो इसलिए 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डाई एटॉमिक लीनियर लैटिस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, फोनॉन ओबे द स्टैटिक्स। तो फोनॉन बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को फॉलो करता है। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक बॉन्ड। ए है इलेक्ट्रॉन लॉस, बी है इलेक्ट्रॉन गेन, सी है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और डी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग को प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कंटेन्स बोथ कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। इसमें है पहला NaOH। तो NaOH में कोवैलेंट और आयनिक दोनों कैरेक्टर होता है। अगला है KCl। तो KCl में आयनिक बॉन्ड होता है। तीसरा है CH4। CH4 में कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और अगला है SO2। SO2 में भी कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन आइस इज। तो आइस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से फॉर्म होता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ए है वंडरवाल, बी है कोवैलेंट, सी है मेटेलिक और डी है आयनिक बॉन्ड। ये तीन के तीनों जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और वंडरवाल बहुत वीक इंटरेक्शन फोर्स होता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ बॉन्डिंग मोस्ट कॉमन इज सेमीकंडक्टर इज। तो सेमीकंडक्टर में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है कोवैलेंट बॉन्ड्स की।
तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इंटर एटॉमिक फोर्सेज इन सॉलिड आर ए अट्रैक्टिव, बी रिपल्सिव, सी नाइदर अट्रैक्टिव नॉर रिपल्सिव, डी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस का जो रेसिप्रोकल लैटिस होता है वो खुद ही होता है, एस सी इटसेल्फ। अगला है मिनिमम इंटरप्लेनर स्पेसिंग रिक्वायर्ड फॉर ब्रैग डिफ्रैक्शन इज। तो ये होता है λ/2। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ब्रैग लॉ इज। ब्रैग लॉ का जो करेक्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है, तो सभी जानते होंगे कि n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा होता है। कंस्ट्रक्टिव के लिए, फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, जो 2d साइन थीटा की वैल्यू होती है वो n लैम्डा के इक्वल होती है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होता है 2n+1 λ/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग रेज आर यूज इन द पाउडर्ड मेथड ऑफ क्रिस्टल। पाउडर्ड मेथड ऑफ क्रिस्टल को XRD भी बोलते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन, और इसमें जो यूज़ किया जाता है वो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे होता है। तो 42 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 43। द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड इज़ मोस्टली यूज टू डिटरमाइन। तो इसमें मोस्टली वर्ड यूज़ किया गया है, तो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड जो है वो सिमेट्री को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी इससे इनडायरेक्टली इन दोनों क्रिस्टल स्ट्रक्चर और डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल को भी डिटरमाइन किया जा सकता है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि इसमें मोस्टली वर्ड यूज़ किया हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। द लाउज मेथड इज़ मोस्टली यूज टू डिटरमाइन। तो लाउज मेथड जो होता है वो सिमेट्री और ओरिएंटेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। अ यूनिट सेल दैट कंटेन्स लैटिस पॉइंट ओनली एट द कॉर्नर इज नोन एज। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल की डिफिनीशन ही लिखा है सीधे। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ FCC स्ट्रक्चर इज इक्वल टू। तो FCC स्ट्रक्चर में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है 74%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। द मिलर इंडिसेस ऑफ द डायगोनल ऑफ प्लेन ऑफ क्यूब इज। तो डायगोनल पे जो होता है उसका स्ट्रक्चर एक बार रफली देख लेते हैं। अगर ये हमारा क्रिस्टल है तो डायगोनल वाला जो प्लेन होगा वो इस टाइप से कुछ होगा। तो इसमें ये एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट, दो एक्सिस को किन्हीं इंटरसेप्ट करेगा 1 1 पर, और तीसरे एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करेगा। तो मिलर इंडिसेस क्या होता है, A/P इज इक्वल्स टू B/Q इज इक्वल्स टू C/R। तो इसमें से दो की वैल्यू 1 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1 1 0। तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा ए 1 1 0। अगला क्वेश्चन है द एक्सियल रिलेशनशिप ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम इज। तो एक्सियल रिलेशनशिप जो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में होता है वो होता है A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ये बोल रहा है इन अ क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर द वैल्यूज ऑफ एंगल्स अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। तो क्यूबिक क्रिस्टल में जो अल्फा बीटा गामा है तीनों की वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ए सिंपल क्यूबिक इज। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को नियरेस्ट नेबर भी बोलते हैं या फिर फर्स्ट नियरेस्ट नेबर भी बोलते हैं। तो जो सिंपल क्यूबिक है उसमें किसी एटम के जो नियरेस्ट नेबर होते हैं वो होते हैं 6। आपको रफली दिखा भी देते हैं, जैसे कि अगर ये क्रिस्टल है तो अगर इस एटम को हम लोग रेफरेंस एटम मान रहे हैं तो सिंपल क्यूबिक में जो होते हैं एटम्स वो सिर्फ कॉर्नर्स पर ही होते हैं। तो देखिए 1 2 2 इधर हो गए, एक इधर वाले एटम को लेके, एक इधर वाले एटम को लेके 4, और एक सामने और एक पीछे वाले को लेके टोटल 6 एटम हैं जो इसके नियरेस्ट हैं। तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। आई होप कि आप लोग को पूरा सही लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर एक्सप्लेनेशन में या फिर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो गई होगी तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और आपका 50 में से कितना क्वेश्चन सही था ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।